यू ऑल, वेलकम बैक ऑन स्टडी स्कॉलर। जब कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। हम पढ़ रहे थे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 5 का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमने पढ़ना है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। अब तक हमने करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट के मीनिंग पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो कितने टाइप है? फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एंड थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, पहली बात, it is decided by a government. तो fixed exchange rate system is that type of exchange rate which is decided by government. So it is, आप लिख सकते हो कि it is decided by government. Okay? Government इसको decide करती है, fix करती है। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? इसमें इसका बेसिक पर्पस होता है गवर्नमेंट का, बेसिक पर्पस वो क्या है? टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, अब हमारा एक्सचेंज रेट एक स्टेबल एक्सचेंज रेट हो। स्टेबल होने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, उसमें ज्यादा हिंड्रेंस ना हो, ज्यादा हमारी इकोनॉमी हैम्पर ना हो। तो इस केस में गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? स्टेबिलिटी लेके आना एक्सचेंज रेट में। अब ये गवर्नमेंट करती कैसे है? तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? इट मे सेट एक्सचेंज रेट at higher or lower level than equilibrium exchange rate। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या था? जो मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो रेट डिसाइड हुआ है, उस रेट से या तो वो हायर लेवल पे डिसाइड कर देगी या लोअर लेवल पे डिसाइड कर देगी। ठीक है, सो दैट हमारी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन हो। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो देखते हैं। देखो, बेसिक पहले हमने सेम वही डायग्राम बनानी है क्योंकि हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की। तो बेसिक डायग्राम तो हमारी सेम वही होगी। डिमांड, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। ओके, अब ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। OR इज अ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्यों? बिकॉज हियर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अब इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर गवर्नमेंट क्या करती है? अगर पहला केस, फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस नंबर 1, सेट at higher level than equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट से अगर गवर्नमेंट हायर मींस यहां पर हुआ, ये रेट डिसाइड करती है, ये सेट कर देती है एक्सचेंज रेट। तो इस केस में क्या होगा? डिमांड ये है, सप्लाई ये है, यहां पर सप्लाई क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी डिमांड से ज्यादा। ओके, मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब ये जो केस हुआ है, रेट को मेंटेन करना चाहती थी, स्टेबिलिटी लेके आना चाहती थी गवर्नमेंट को। ये ओवर एक्सचेंज रेट सही नहीं लग रहा था इकोनॉमी के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरफेयर किया मार्केट में और OR1 डिसाइड कर दिया एक्सचेंज रेट कि एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी में इतना रेट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि सप्लाई जो थी वो मार्केट में ज्यादा हो गई। जब गवर्नमेंट केस 1 में हायर लेवल पर डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट, तो यहां पर जो सिचुएशन आती है वो आती है करेंसी डिवैल्यूएशन की।
याद रखना डिवैल्यूएशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट काम कर रही है, तो गवर्नमेंट जो करती है उसको डिवैल्यूएट या रिवैल्यूएट कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आएगी, डिवैल्यूएशन की सिचुएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या था, यहाँ पर जो $1 है वो कितने का मिल रहा था, 50 का, यहाँ पे जो $1 है वो कितने का मिल रहा है, 60 रुपीज का। क्लियर। अब केस लेते हैं सेकंड। सेकंड केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उसको सेट करेगी, सेट एट लोअर लेवल। अब लोअर लेवल में अगर सेट करती है, गवर्नमेंट को लगता है कि ओआर जो एक्सचेंज रेट है बहुत ज्यादा है, लोग मार्केट से चीजों को नहीं खरीद रहे हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को नहीं खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी मार्केट में और एक OR2 एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देगी। ओआर एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है, तो इस केस में क्या है, यहाँ पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले उनके लिए महंगा था डॉलर, अब उसके लिए सस्ता हो रहा है, तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे डॉलर को, तो इसीलिए यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर सिचुएशन आएगी करेंसी रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, हमारी करेंसी रीवैल्यूएट होगी। रीवैल्यूएट होने का मतलब है कि जहां पर पहले $1 50 का मिल रहा था, अब वही डॉलर जो है 40 का मिलेगा, 40 रुपीज का मिलेगा, हम कम पे करेंगे, $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज, ये सारे रुपीज। ओके, अब इन दोनों की, ये दोनों केस जो है गवर्नमेंट क्यों यूज करती है, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो एक्सचेंज रेट है, उसमें स्टेबिलिटी आ सके। अगर तो ओवर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट को लगता है कि सही है हमारी इकोनॉमी के लिए, जो डिमांड फोर्सेस से बनाया गया है या फाइंड आउट हुआ है, तो वो कुछ भी चेंजेस नहीं करेगी, ना वो करेंसी को डिवैल्यूएट करेगी, ना ही रिवैल्यूएट करेगी, वही एक्सचेंज रेट को प्रिवेल होने देगी मार्केट में। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ओवर एक्सचेंज रेट सही नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपनी इकोनॉमी को, सिचुएशन को समझेगी, इंटरनेशनल मार्केट को पढ़ेगी, समझेगी, और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली या तो वो केस 1 मतलब करेंसी को डिवैल्यूएट करेगी, या केस 2 करेंसी को रिवैल्यूएट करेगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये चीज याद रखना। ये नहीं है कि रिवैल्यूएट भी होगी और डिवैल्यूएट भी होगी, नो, सिर्फ या रिवैल्यूएट होगी या डिवैल्यूएट होगी। तो एक केस गवर्नमेंट चूज करेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करेगी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी। क्लियर है इतना। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा है, विच इज डिसाइडेड या विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज दैट एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट क्यों फिक्स करती है, सो दैट इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट मार्केट। ओके, नेक्स्ट कैसे डिसाइड करती है, it may be set at a higher or a lower level than equilibrium level of exchange rate। जितना भी exchange rate equilibrium से डिसाइड होता है, या तो उसके above डिसाइड कर देगी या lower पे डिसाइड कर देगी। क्लियर है इतना। अब इस केस में करेंसी डिवैल्यूएट होती है या रिवैल्यूएट होती है। क्लियर। अब हम आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इट इज फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, या आप फिक्स्ड की जगह पर डिटरमिन्ड भी लिख सकते हो कि इट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। अब ये मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं, मार्केट फोर्सेस हमारी होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, तो बेसिक डायग्राम में क्या था, मतलब जहां पर डिमांड एंड जहां पर सप्लाई एक दूसरे को कट करती हैं, ये जो OR, दिस इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्यों, बिकॉज इट इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से हमने इसे फाइंड आउट किया है। क्लियर। अब जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसको अच्छा हम फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम आप कह लो, पार एक्सचेंज रेट सिस्टम कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो,
ये सारे एक ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के नेम है। अब देखो जब मार्केट फोर्सेस होती है ना, तो मार्केट फोर्सेस में कई चेंजेस आ सकते हैं। अब चेंज, जब हमने चेंज पढ़ा था मार्केट डिमांड या सप्लाई, दोनों चेंज हो सकती हैं। हो सकता है डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है डिमांड कम हो जाए। सिमिलरली हो सकता है सप्लाई बढ़ जाए या हो सकता है सप्लाई कम हो जाए। तो ऐसे केसेस में हमारी कंट्री में कौन सी सिचुएशन आती है? क्या हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट होगी, क्या होगी, वो हम चेक करेंगे। याद रखना, जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो हमारी करेंसी या तो डेप्रिशिएट होगी या हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, यही दो केसेस चलेंगे। बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होगी या फिर रिवैल्यूएट होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम केस लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेक्स। हम ये मान लेते हैं कि हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, तो उस केस में क्या होगा? तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगी? डायग्राम में आप फर्स्ट बनाओगे डिमांड, ये हमारी सप्लाई कर्व, दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अब क्या है, डिमांड इंक्रीज हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब डिमांड या कोई चीज इंक्रीज होती है तो कर्व को हम राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। तो डिमांड का राइट वर्ड क्या है? दिस इज, यहां पर ये शिफ्ट होगी, दिस इज न्यू डिमांड कर्व। अब एक्सचेंज रेट क्या डिसाइड होगा? यहाँ OR1 इज न्यू एक्सचेंज रेट एंड नाउ क्वांटिटी इज OQ1। हो गई ना ज्यादा, पहले हम OQ खरीद रहे थे, अब हम OQ1 खरीद रहे हैं। यहाँ पर अब जब करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि जो $1 है पहले हमें मिलता था 50 रुपीज में, अब वही डॉलर डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो करेंसी की वैल्यू हम यहां से क्या करेंगे? इंक्रीज करके इसको 60 करेंगे। मींस यहां पर हमारी करेंसी क्या हो गई? इन दिस केस जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है। क्यों हुई है डेप्रिशिएट? क्योंकि पहले हम $1 के बदले में 50 चीजें दे रहे थे, अब हमें 60 चीजें देनी पड़ रही है। नाउ वी हैव टू पे मोर, हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। That is why in this case our currency is depreciate, depreciate हो गई है, हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। वो कह रहा है कि ज्यादा पे करो तब हम अपना डॉलर देंगे, तो हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। क्लियर? तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, अब हम आते हैं डिक्रीज इन डिमांड। जब हमारी डिमांड डिक्रीज होगी तो इनिशियल केस बनेगा डिमांड, सप्लाई, क्वांटिटी, एक्सचेंज रेट। ओके, जब डिमांड डिक्रीज हुई तो कर्व शिफ्ट होगी बैकवर्ड, दिस इज D1। न्यू एक्सचेंज रेट कहां डिसाइड होगा? जहां पर सप्लाई और न्यू डिमांड का एक दूसरे को कट करेगी, ये है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, OR1 हो गया और पहले से क्वांटिटी कम हो गई। मतलब यहाँ पर $1 50 का मिल रहा था, यहाँ पर $1 40 का मिलेगा। इन दिस केस $1 पहले हम कितना पे कर रहे थे? 50 पे कर रहे थे। अब क्या हुई है? डिक्रीज हुई है वैल्यू, तो हमने वैल्यू को भी डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज होने की वजह से हमारी यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आई? करेंसी हमारी क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई। क्यों हुई एप्रिशिएट? क्योंकि पहले हम उन्हें $1 के बदले में 50 चीजें दे रहे थे, अब हम कह रहे थे कि आपने लेना है लो, नहीं तो हम तो 40 चीजें ही देंगे। मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, मेरी अब डिमांड हो रही है, तो मैंने अपनी करेंसी को एप्रिशिएट कर दिया, तो मैं अब चीजें कम दूंगी। ठीक है, तो मैंने उसको 40 चीजें दी है या 40 रुपीज दी है, आप कुछ भी कह सकते हो। क्लियर? ये था इंक्रीज इन डिमांड में, इंक्रीज डिमांड डेप्रिशिएट करेंसी, डिक्रीज डिमांड एप्रिशिएट करेंसी। क्लियर है इतना? सिमिलरली हम आते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई पे। जब इंक्रीज इन सप्लाई है, अब हमने डिमांड कर्व को नहीं छेड़ना है, डिमांड कर्व हमारी एक ही रहेगी, अब सप्लाई कर्व चेंज होगी। तो
इनिशियल डायग्राम सेम हमारी वही रहेगी। दिस इज डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओके, इंक्रीज हुई है सप्लाई तो हमारी सप्लाई कर्व किधर को मूव करेगी, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। ये हमारी न्यू सप्लाई कर्व, ये हमारा एक्सचेंज रेट है Q और दिस इज R1। ओके, याद रखना जब भी लाइन मेन लाइन से नीचे की तरफ आएगी तो करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, $1 जो था वो किसके इक्वल था, 60 रुपीज में। यहाँ पर $1 कितने के इक्वल है, ₹50 के। आप इसको यहाँ पे 50 कर लो, यहाँ पे 40 कर लो। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, $1 की वैल्यू पहले कितनी थी, 50 रुपीज। जैसे ही $1 कितना हुआ, हमने 40 वाला केस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर डॉलर क्या हो रहा था, 50 से 40 हुआ, इधर भी 50 से 40 हुआ था, तो करेंसी क्या हो रही थी, एप्रिशिएट हो रही थी। तो इस केस में करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। क्यों, क्योंकि हम अब सप्लाई के केस में करेंसी तब एप्रिशिएट होती है जब सप्लाई बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा सप्लाई आ चुकी है, मैंने कहा कि मैं तो अपना भाई 40 चीजें ही प्रोवाइड करूंगी या 40 रुपीज ही दूंगी $1 के बदले में, ठीक है, मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। अब हम आते हैं डिक्रीज इन सप्लाई पे। तो जब सप्लाई कर्व डिक्रीज हो जाती है तो ये डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, ये हमारी क्वांटिटी और ये एक्सचेंज रेट, ये बेसिक डायग्राम थी। अब हमने डिक्रीज शो करना है तो सप्लाई कर्व के लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारी सप्लाई कर्व, ये देखो ऊपर आ गया ना, एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, ये एक्सचेंज रेट था। यहाँ पर क्या हुआ, $1 जो था वो क्या था, 50 का था, यहाँ पर $1 कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि $1 इज इक्वल्स टू, पहले कितना था 50, अब $1 इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पर करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। पहले मैं 50 रुपए दे रही थी, अब 60 रुपए दे रही हूँ। तो इन दिस केस क्या है, जो हमारी करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट होगी। ओके, करेंसी डेप्रिशिएट होगी। क्लियर है इतना। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम कैसे याद करें, इंक्रीज इन डिमांड पे डेप्रिशिएट, डिक्रीज इन डिमांड पे एप्रिशिएट। तो एक सिंपल चीजें याद रखना। देखो, फर्स्ट केस जब भी आपने शुरू करना है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड से शुरू कर लेना, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक। बेसिक डायग्राम आपको याद है, ये वाली थी। ओके, अब जब बेसिक डायग्राम आपको याद हो जाएगी तो आपको ये एप्रिशिएट डेप्रिशिएट लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, आपको एक बेसिक लॉजिक समझाती हूँ। जब भी जो इक्विलिब्रियम रेट से, ये इक्विलिब्रियम ना, इनिशियल जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम रेट के बाद जब चेंज आप करोगे, चाहे आप इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, सप्लाई या डिमांड, ओके, जब आप इंक्रीज करोगे कोई चीज या डिमांड करते हो, तो अगर रेट ऊपर आता है, ऊपर आ रहा है रेट, जब इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर रेट आएगा तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, याद रख लेना। ओके, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं कब डेप्रिशिएट करूं, इंक्रीज के केस में करूं या डिक्रीज के केस में करूं, या इंक्रीज इन सप्लाई में करूं या डिक्रीज इन सप्लाई में। आपने बस इतना याद रखना है कि जो हमारी बेसिक डायग्राम है, इसमें अगर ऊपर कहीं एक्सचेंज रेट आ जाता है तो ऊपर के केस में हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। अगर रेट एक्सचेंज इस वाले से नीचे आ जाता है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। इतना तो याद कर सकते हो। ओके, अब जब आप डायग्राम बनाओगे, अच्छा डायग्राम बनाते हो, ये चीज याद रखना बेटा कि जब इंक्रीज होती है कोई चीज, अगर डिमांड हो रही है तो डिमांड कर्व को ही आप शिफ्ट करोगे राइटवर्ड, सप्लाई को नहीं छेड़ोगे। ओके, और अगर सप्लाई कर्व में चेंज आ रहा है तो आप सप्लाई कर्व को ही लेफ्ट या राइटवर्ड मूव करोगे, डिमांड कर्व को आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर मेरी डिमांड इंक्रीज हुई थी तो इंक्रीज के केस में याद रखना कर्व्स राइटवर्ड शिफ्ट होती हैं, डिक्रीज के केस में जो कर्व्स हैं वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से मेरा एक्सचेंज रेट ऊपर आ गया। ऊपर का मतलब क्या था, ऊपर मींस डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, अब डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, देखो यहां पर आप 50 रुपीज ले लो, ऊपर गए 60 रुपीज ले लो। ठीक है, 50 ऊपर 60, तो ये डॉलर 50-60 कर दो। जब डिक्रीज किया तो डिक्रीज में कर्व लेफ्टवर्ड मूव हो गई। अब ये नीचे एक्सचेंज रेट आ गया तो एप्रिशिएट हुई। तो एप्रिशिएट ऊपर कितना था 50, यहां पे ऊपर 60 कर दिया, नीचे आप 40 कर दो, हो गया आपको लोन। ठीक है, जैसे हम करते हैं 40 50 60 चलता है, तो सेम 40 50 60, जब नीचे है तो 40 ऊपर 50 ऊपर 60। इस केस में भी सेम चीज, देखो इसको आप कुछ भी डिसाइड कर लो, जब नीचे आएगा तो कम कर देना, जब नीचे है एप्रिशिएट हुई है करेंसी, जब रेट एक्सचेंज ऊपर आया तो इस वाले नंबर से ऊपर ले जाओ, रेट हाई कर दो और करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। इतना तो याद हो सकता है, बहुत इजीली मैंने समझा दिया है कि इसको लर्न करने का फंडा क्या है। बच्चे इसको कैसे याद करते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड के केस में करेंसी डेप्रिशिएट होगी, डिक्रीज इन डिमांड के केस में करेंसी, आपको इतना कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। वन मोर टिप, जब भी डायग्राम बनाओ 2 कलर पेन से बनाना। मैं बार बार ये चीज इस चैप्टर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें कर्व्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही कर्व्स इधर उधर मूव करती हैं तो हमें एक्सचेंज रेट समझने में मुश्किल आ जाएगी। उसी तरह से एग्जामिनर को भी क्लियर कट पता होना चाहिए कि यहाँ पर और ये इनिशियल एक्सचेंज रेट था, ये न्यू एक्सचेंज रेट है। जैसे मेरा अलग नजर आ रहा है, ओवर OR1 जो है न्यू एक्सचेंज रेट है और OR जो पुराना एक्सचेंज रेट था। सिमिलरली आप भी ऐसी डायग्राम बनाओगे। कोशिश करना पेन या पेंसिल यूज कर लो या ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज करना, डोंट यूज रेड पेन, आपकी अथॉरिटी नहीं है रेड पेन यूज करने की। ठीक है, तो आप रेड पेन मत यूज करना। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ये हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, मार्केट फोर्सेस से होता है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगी। ओके, अब जो मार्केट फोर्सेस है हो सकता है उसमें चेंज आ जाए, बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड, ये इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई भी हो जाए। तो इस केस में जो इंडिविजुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट था ई एक्सचेंज रेट, ये हमारा न्यू पॉइंट था E1, क्योंकि न्यू डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट कर रही थी। यहाँ पर न्यू सप्लाई कर्व पुरानी डिमांड कर्व को जहां कट करेगी, हमारा लॉजिक वही रहेगा, जहां डिमांड और सप्लाई दूसरे को कट करेगी। क्लियर है इतना टॉपिक? अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको फुल फ्लेज आ जाए कि इसके चारों केसेस आपको एक्सप्लेन करने पड़े, या सिंपल ये भी आ सकता है कि शो द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आपने ये केस बनाना है और ये केस बनाना है, इसके अलावा इन सब चीजों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, या हो सकता है सिर्फ ये दोनों केस आ जाए, या सिर्फ हो सकता है ये दोनों केस आ जाए। अगर मैं बात करूं, ये फुल फ्लेज मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि 5 मार्क्स में ऐसे आ सकता है या 3 मार्क्स में ऐसे आ सकता है, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछा जाए, तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन आएगा कि जब इंक्रीज इन केस चल रहा होता है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज केस है, तो उस केस में करेंसी डैश होती है, फिलिप्स की फॉर्म में आ गया, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है, करेंसी डिवैल्यूएट होगी, रीवैल्यूएट होगी, एप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी, तो आपने डेप्रिशिएट वर्ड बन गया 1 मार्क का। या सीधा 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि शो द इम्पैक्ट ऑन करेंसी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको लिखना है कि करेंसी डेप्रिशिएट्स। क्लियर? तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आज हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे और एक छोटा सा टॉपिक और है उसको कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल था, मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो इसलिए आज सिर्फ इतना ही टॉपिक आप कवर कीजिए, डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन वाला और ये 4 केसेस। आई होप आपको ये टॉपिक में कोई डाउट ना हो, फिर भी अगर आपको डाउट आता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप एकदम फ्री हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नोट्स आपको इसके फुल फ्लेज नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स में जो आपके क्लास के एग्जाम देने वाले हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ट्यूशन सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सो दैट इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, चाहे फिर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो टाइम मैनेजमेंट हो, स्टडी टिप्स हो, या मेनी मोर थिंग्स। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।